माइंडफुलनेस कितनी पावरफुल है ये आज हम समझने वाले हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। व्हाट्सअप यू गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि व्हाट इज़ माइंडफुलनेस। ये हमने पहले देखा हुआ है, लेकिन इंटेंसली अवेयर हो जाना, जो भी आप फील कर रहे हो, सेंस कर रहे हो, इस एग्जैक्ट मोमेंट पे किसी भी एक्टिविटी को करते हुए, जब आप ऐसा फोकस डेवलप कर लेते हो, आपको समझ आ जाता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, क्या सेंस कर रहे हो किसी भी एक्टिविटी को करते हुए, उसको माइंडफुलनेस कहा जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे आएगा। इसकी हम पहले अकेले में एक बार प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कोई एक्टिविटी करते हुए नहीं, खुद से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे, जो आज हम करने वाले हैं। ऑल राइट, फिर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। आप किसी भी मोमेंट पे जो कोई भी एक्टिविटी करते हुए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर पाओगे, बिना बायसेस इमोशंस ट्रिगर किए। आप समझ पाओगे कि आप फील क्या कर रहे हो, सेंस क्या कर रहे हो। पहले हमने देखा हुआ है कि इमोशंस कैसे ट्रिगर होते हैं। सेंस ऑर्गन्स डेटा रजिस्टर करते हैं। कहाँ से देख के डेटा रजिस्टर करते हैं? एनवायरनमेंट से। पहले देखा हुआ है ये हमने। फिर कुछ सर्टेन न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो ब्रेन को डेटा पहुंचाते हैं। और ये न्यूरॉन की स्पेलिंग गलत बता रहा है, सही स्पेलिंग है। फिर ब्रेन कुछ प्रोसेसिंग करता है उस डेटा से, वो जो न्यूरल कनेक्शन एकदम फायर हुआ है उससे वो माइंड पे जाता है। माइंड उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है, जैसे भी इंटरप्रेट करता है उस हिसाब से माइंड एक थॉट या एक इमोशन पैदा करता है। ऑल राइट, आगे देखते हैं हम। कुछ साइंस हैं लो इमोशनल इंटेलिजेंस के, एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस आपको इससे उभरने में भी मदद करेगा। अगर आप परेशान हो जाते हो जब आप बाहर बच्चों को खेलते हुए सुन रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनकी अगर आपको आवाज़ आती है, आप परेशान हो जाते हो, एकदम चिड़चिड़े हो जाते हो, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ लो इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर ये हो सकता है आपने एक्सपीरियंस ना किया हो, लेकिन अगर एक हायर एग्जीक्यूटिव बिना किसी बात के अपने एम्प्लॉय को डांट रहा है, हो सकता है उसका कोई पर्सनल मैटर हो जिसका गुस्सा वो इधर निकाल रहा है, तो ये भी एक साइन है इमोशनली कम इंटेलिजेंट होने का, कि जिसकी गलती नहीं आप उसको डांट रहे हो बिना कारण से। ऑल राइट, हमारे स्कूल में टीचर्स भी काफ़ी ये करती थी, अब तो चीज़ें थोड़ी सुधर गई हैं। अगर एकदम से आपको बैठे बैठे गिल्टी फील होने लग जाता है, कुछ बुरा सा फील होने लग जाता है, अंदर से कुछ बेचैनी सी होना स्टार्ट हो जाती है एकदम से, और आप समझ नहीं पाते कि ये क्यों हुआ, ठीक है, ये माइंडफुलनेस से आएगा। लेकिन अगर ये आपकी सिचुएशन है तो ये भी एक साइन है लो इमोशनल इंटेलिजेंस का। अगर आपकी मम्मी आपको कुछ काम के लिए पूछ लेती है, ठीक है, अब मम्मी कोई भी हो सकती है, मतलब मम्मी की जगह कोई भी हो सकता है, और अगर वो आपको किसी काम के लिए पूछ लेती हैं जब आप अपना कुछ काम कर रहे हो, और अगर आप अब चिड़चिड़े हो जाते हो, तो ये एक साइन है कम इमोशनली इंटेलिजेंट होने का। हमें इमोशनल इंटेलिजेंस पे मतलब काम करना है। ऑल राइट, क्योंकि आप चिड़चिड़े हो काम के लिए और आप मम्मी को उसका सोर्स मानते हो, मतलब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमें जानना है, समझना है कि ये जो भी हम फील कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, ये असल में इसके सोर्सेज क्या हैं। माइंडफुलनेस उसको पहचानने में मदद कर देता है, ताकि हम बेटर डायरेक्टली रूट कॉजेज़ पे काम करें जो भी उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही हैं। अब ये होता क्यों, एक बार इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। ये जो गुस्सा हो जाते हैं हम, चिड़चिड़े हो जाते हैं किसी और कारण से, किसी और बात पे, किसी और इंसान पे, तो ये होता क्यों है? तो सबसे पहले हमारे जो इमोशंस हैं वो कुछ सर्टेन सिचुएशंस से कपल हो जाते हैं। हमारा जो बिहेवियर है वो दो तरह से होता है। पहले हम किसी भी चीज़ को जब सीखते हैं तो वो एक कॉन्शियस एक्शन होता है। आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को सीख रहे होते हो। जब आप कार चलाना सीख रहे हो तब आप कॉन्शियसली कार के एक्सेलरेटर पे, ब्रेक पे पैर दे के रखे हुए होते हो, और कॉन्शियसली आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। फिर थोड़े टाइम बाद जब आप को 1-2 साल हो जाते हैं कार चलाते चलाते, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ते, वो एक सबकॉन्शियस एक्शन बन जाता है। वैसा ही सेम चीज़ इमोशंस के साथ होता है। इमोशंस जो हैं, ये इमोशंस कपल हो जाते हैं आपके एनवायरनमेंट से। आपने पहले ध्यान नहीं दिया कि ये इसके सोर्सेस क्या हैं और क्या सही भी है यहाँ पे गुस्सा होना। अब जब भी वो सिचुएशन आती है तब आप गुस्सा हो जाते हो,
अब ये आपके माइंड ने सबकॉन्शियस लेवल पे कर दिया है, इसको ऑटोमेट कर दिया है। ऑल राइट, ये एक कारण है कि आपका जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, और इसके कारण हमें तब गुस्सा आता है जब नहीं आना चाहिए, ऐसे सिचुएशंस पे आता है, और हर बार आता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी ये माइंडफुलनेस की कमी है, लेकिन कुछ लोगों के सर्टेन चीज़ें कपल हो जाती हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन से, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिस्से से। ऑलराइट, कुछ लोग हो सकता है कभी कभी गुस्सा हो एक पर्टिकुलर चीज़ से, उनको आदत पड़ जाए। कुछ लोग हो सकता है किसी और कारण से किसी पे गुस्सा हो जाते हों, वो माइंडफुलनेस की कमी है। उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर में, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 10 मिनट की प्रैक्टिस होगी। ऑलराइट, अब हम समझते हैं कि हम ओवर थिंक क्यों करते हैं। माइंडफुलनेस की जब थोड़ी कमी होती है तो हम ओवर थिंक भी करते हैं। अब ओवर थिंक एक इंसान करता क्यों है, इस पर हम थोड़ी नज़र डालते हैं। किसी भी चीज़ का डर, फियर या चिंता, एंजाइटी, ठीक है, इसके कारण, इम्पेशंस के कारण कि यार कब मिलेगी वो चीज़, कब मिलेगी वो चीज़, ये बहुत सारे थॉट्स को जन्म दे देती है। डर और एंजाइटी का तो समझ आता है कि इंसान बहुत सोचने लग जाता है कि कैसे मैं इसको ठीक करूँ, कैसे मैं सही कर सकता हूँ इस चीज़ को। लेकिन इम्पेशंस भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जन्म देती है, बहुत सारे थॉट्स को पैदा करती है। फिर एक थॉट से दूसरा थॉट, ये चेंज चल जाती है। फिर अगर आपको थोड़ा बोरिंग फील होता है तो बहुत सारे थॉट्स पैदा हो जाते हैं एकदम से। अगर आपको कुछ डाउट है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अराउंड कि यार ये चीज़ कैसे काम करती है, ये सूर्य है या सूरज है, ये दिन भर क्यों चमकता है, ये रात में उधर क्यों चले जाता है। ठीक है, बच्चे के दिमाग में हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ अगर डाउट्स हैं तो उसके कारण भी आपको ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अब ओवर थिंकिंग और थिंकिंग स्मार्टली या रैशनल थिंकिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पर आपका गोल क्लियर नहीं होता है, आप बस सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। एक थॉट आपने क्लियर नहीं किया और उसके पहले आपने 10 चीज़ें सोच ली। ऑलराइट, फिर उन 10 में आप बस घूमे जा रहे हो, एक थॉट के बाद घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, उसी थॉट पे वापस आ गए, फिर वही थॉट वापस उसको पैदा करता है, फिर ये एक सिचुएशन बन जाती है और कपल हो जाता है ये आपके इमोशन से। तो जैसे ही आप ओवरथिंक करते हो और फिर कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसा थॉट है जो आपको एकदम से याद आता है, तो वो उस थॉट के साथ में वो इमोशन कपल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये प्रॉब्लम समझना ज़रूरी थी। अब इसकी थियरी समझते हैं कि हम इतना सोचते क्यों रहते हैं, जो इंसान है वो इतना सोचते क्यों रहते हैं। तो इसकी एक बेसिक थियरी तो ये है कि जैसे ही हमें कुछ अननोन दिखता है, अनसॉल्व दिखता है या अनसर्टेन दिखता है, अगर ये कुछ भी दिखता है तो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, और बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अब ये क्यों आते हैं? क्योंकि एक टाइम पे जब हम आदि मानव हुआ करते थे, अभी 4-5 हज़ार साल के पहले अगर आप ले लो, या 10 हज़ार साल पहले अगर आप चले जाओ, ठीक है, हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं, जो भी है वो आदि मानव के टाइम पे जब हम गुफाओं वगैरह में रहते थे, तो अब जब शेर के पैर या किसी भी जीव जंतु के पैर के निशान, फुटप्रिंट्स जब वहाँ पर दिखते थे, तब हमें कैलकुलेट करना पड़ता था, समझना पड़ता था कि क्या है ये, क्या हो सकता है ये, क्योंकि हमारी जान पे बनाई थी। क्योंकि अगर आपने नहीं समझा कि ये शेर के पंजे के निशान है, तो हो सकता है शेर आसपास ही हो और शेर आकर आपको मार दे। इसलिए उस टाइम पर कॉन्स्टेंटली आपको कोई भी चीज़ अगर अननोन है, अगर अनसॉल्व है, अनसर्टेन है, अगर आपको नहीं पता उस चीज़ का क्या हो सकता है, तो आपको उसके अराउंड सोचते रहना पड़ता था। एक थियरी ये है, ठीक है, कि ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल थॉट प्रोसेस तो चाहिए हमें क्योंकि हम इंसान हैं। उसके बिना हम फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर थॉट्स ही पैदा नहीं होंगे, क्योंकि वी आर अलाइव, क्योंकि हम कुछ सोचते हैं और फिर उसके अराउंड हम एक्ट करते हैं। ठीक है, तो अननोन, अनसॉल्व, अनसर्टेन जब भी हमें दिखता है तो बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। ऑल राइट, तो ये थियरी है, पता नहीं कितनी सच है, कि इसलिए हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि इस पर अभी तक बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं लेकिन कुछ खास पता नहीं लग पाया है। लेकिन दिस थियरी सेटिस्फाइंग कि एक टाइम पे ऐसा होता था, इसलिए अब हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। इनको भी अगर हम देखें, फियर, एंजाइटी, इम्पेशंस, बोरिंगनेस, डाउट्स, तो ये भी एक सॉलिड रीज़न है
अननोन, अनसॉल्व्ड, अनसर्टेन का, कि हमें डर आ जाता है कि कोई चीज़ अननोन है, कोई चीज़ अनसॉल्व्ड है, कोई चीज़ अनसर्टेन है। आपको पता ही नहीं कि आगे क्या हो सकता है। अनसर्टेनिटी, एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी, तो ये ओवर थिंकिंग को जन्म देती है। अगर आपको बोरिंग सा फील हो रहा है, तो आप जो चीज़ है वो अगर अननोन है तो आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब ये इंटरेस्टिंग बन जाएगा। कोई अनसॉल्व है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अनसर्टेन है तो पता लगाने की कोशिश करोगे कि हाँ मैं बोरिंग बैठा हूँ, जरा सोच लेता हूँ। डाउट्स हो सकते हैं, तो डाउट्स भी इस तरह से आप क्लियर करने की कोशिश करते हो। लेकिन ये जो दो रीजंस हैं, इसके कारण एक बहुत भारी मात्रा में ओवर थिंकिंग का जन्म होता है। बहुत सारी ओवर थिंकिंग आप करते हो फियर, एंजाइटी और इम्पेशंस के कारण। ऑल राइट। और एक और चीज़ है कि हमारे माइंड को हर चीज़ को सॉल्व करने की आदत है। वो दिन भर सॉल्व करने में लगा रहता है। और हम क्योंकि इसको एक कॉन्शियस एक्शन की तरह रोकना नहीं सीख पाए अभी, तो ये ऑटोमेटिक हो गया है। तो अब जब भी हमारे माइंड को कोई भी चीज़ दिखती है, तो वो ओवर सॉल्व करता है। वो सॉल्व नहीं कर रहा है, वो ओवर सॉल्व करने की कोशिश करता है उसको। एक पर्टिकुलर चीज़ सॉल्व नहीं होती, उतनी ज़रूरत नहीं होती, और हमारा माइंड उसको और आगे सॉल्व करने लगता है। हम काम ही ऐसे करते हैं। अगर मैं आपको ये हाइलाइटर दिखाऊं, तो इस हाइलाइटर को देख के आपको लगेगा कि ये हाइलाइटर मेरे डेस्क पर रखा हुआ है, इसका मतलब मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ। ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट है। मैंने आपको हाइलाइटर दिखा है, दिस इज़ योर एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट से आपके सेंस ऑर्गन्स कुछ डेटा रजिस्टर करेंगे, कुछ न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, वो ब्रेन पे जाएगा, माइंड पे जाएगा, माइंड कुछ इंटरप्रेट करेगा, कुछ थॉट्स पैदा होंगे, ऐसे थॉट पैदा होगा। लेकिन उसको बेसिक लेवल पे नहीं छोड़ते हम, उसको हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ऊपर ले जाते हैं कि अच्छा ये जो सर का जो पेन रखा हुआ है, या नीर का जो पेन रखा हुआ है, या हाइलाइटर रखा हुआ है, ये क्यों रखा है, क्या ये अननोन। या कोई ऐसी चीज़ दिखा दूँ जो नहीं पता है, तो अननोन, ये क्या दिखा दिया सर ने। फिर अनसॉल्व, कि इसका कैप नहीं है, ये कैप मैंने कहीं फेंक दिया, कहाँ फेंका ये कैप इसका, और ये कौन सी कंपनी का है, अगर मैं इसको घुमा के दिखाऊँ कौन सी कंपनी का हाइलाइटर है। ठीक है। ये ऐसा लग सकता है कि ऐसे कोई सवाल पूछ सकता है। ऐसे ही सवाल होते हैं जब कोई इंसान ओवरथिंक करता है। अनसर्टेनिटी की, कब तक दिखाएंगे यार ये पेन, यार ये हाइलाइटर कब तक दिखाएंगे, बोर हो गया है अब। इस तरह के कुछ चीज़ें हो सकता है आप रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ होता है। और इस तरह से ओवर थिंकिंग करते हैं हम, क्योंकि हम चीज़ों को ओवर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी कोई चीज़ हमें अननोन, अनसॉल्व, अनसर्टेन दिखती है, तब हम ओवरथिंक करने के लूप में फंस जाते हैं। इसको रोकने का एक तरीका है, आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से तो ये डेफिनेटली कम होगा, लेकिन ओवरथिंकिंग माइंड में करने की जगह आप उसको कॉपी पेन में करो। कॉपी पेन में कॉपी पेन से करो, नोटबुक लो, और नोटबुक में लिखो कि क्या थॉट है, फिर उससे क्या क्या हो सकता है जो आप ओवरथिंक में जनरली माइंड में करते हो। माइंड में थोड़ा फास्ट होता है, और ज़्यादा टाइम तक थॉट्स हमारे माइंड में होते नहीं हैं। जब आप वो लिखते हो तो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको एक ब्रॉडर वे में वो पिक्चर दिखती है, तो उससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। इसलिए जर्नलिंग भी कहा जाता है कि अगर आप ओवरथिंक करते हो या आपको बुरा लगता है, तो जर्नलिंग भी लिखो, अपने थॉट्स लिखो। ठीक है। तो ये इसलिए किया जाता है, हेल्पफुल रहा है। काफ़ी रिसर्चेस हैं, काफ़ी लोगों को इससे बेटरमेंट भी फील हुई है। और इतना सब कुछ समझाने के बाद में अब आपको समझ आ जाएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। ऑल राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हम सोचना छोड़ सकते हैं? हम्म, नहीं। हम इंसान हैं, सोचेंगे नहीं तो एक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि पहले थॉट्स आते हैं, उस थॉट को हम देखते हैं, और फिर हम एक्ट करते हैं। कुछ अगर आप सबकॉन्शियस एक्शंस को छोड़ दो, कुछ एक्शंस की एकदम गर्म किसी चीज़ को हाथ लगा दिया, एकदम से ऐसे बाहर करते हैं, मैं भूल गया उसका नाम क्या था, उसको कुछ बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शंस को आप छोड़ दो, वो सबकॉन्शियसली हो जाते हैं एकदम से। लेकिन हम सोचना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम कुछ सोचते हैं और फिर हम एक्ट करते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग को क्या हम स्टॉप कर सकते हैं? ठीक है। या स्टॉप कर सकते हैं क्या हम, कैन वी डिक्रीज, डिक्रीज क्या एक सही वर्ड है?
मान लो अभी के लिए, कैन वी डिक्रीज ओवर थिंकिंग? तो हाँ, हम ओवर थिंक करना कम कर सकते हैं। ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, ग्रामर छोड़ो अभी। तो क्या हम ओवर थिंकिंग कम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। ओवर थिंकिंग कम की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। वो माइंडफुलनेस से होगा, और वो जो मैंने आपको नोटबुक में लिखने वाली जो मेथड बताई है कि अगर आपको ओवर थिंक करना है तो आप नोटबुक में करो, ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बाद में भूल जाते हैं लोग। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं हम। इस प्रैक्टिस को करने के पहले आप अपनी आंखें ज़रा बंद कर लो, एक जगह पे शांत जाके बैठ जाओ जहाँ पर आपको अगले 10 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। ऑलराइट, ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम शांत जगह पे बैठ के इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेडिटेशन के पोज में बैठने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जैसे अभी मैं बैठा हूँ आप आंख बंद करके ऐसे बैठ सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप जाके आंख बंद करके बैठ जाना। ये तीन चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अटैच्ड आइडेंटिटी, कि हमारे जो इमोशंस हैं वो कैसे हमसे अलग हैं, ये हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में समझने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये समझ आ जाएगा, लेकिन ये तीन चीज़ों पे थोड़ा फोकस्ड होगी हमारी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप अनअवेयर हो कि कौन सा इमोशन कब आ जाता है, आप फील नहीं कर पाते, सेंस नहीं कर पाते, आप थोड़े अनअवेयर रहते हो अपने इमोशंस के रिगार्डिंग, अपने थॉट्स के रिगार्डिंग, तो वो अभी ये प्रैक्टिस से थोड़ा समझ आएगा आपको। अगर आपको डिस्कम्फर्ट होता है, अगर आपको समझ नहीं आता कि ये चीज़ें जो अननोन है, अनसॉल्व है, अनसर्टेन है, अगर ये ऐसी रहेंगी तो एक डिस्कम्फर्ट आता है मन में कि ऐसी होंगी तो यार मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक डिस्कम्फर्ट फील कराता है। माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है ये उसमें राहत देगा। ऑलराइट, आंखें बंद कर लो, स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठ जाइए। हम हमारी ब्रेथ पर फोकस करेंगे। अभी आप मेरी बातें सुन रहे थे, इसलिए आपका ध्यान मेरी बातों की तरफ था। मेरी बातों से अपना ध्यान अपनी ब्रेथ के ऊपर ले जाइए। हमें 3 लंबी सांसें लेनी है और उन पर फोकस करना है। अगर आप किसी थॉट में खो जाते तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। हमें वापस से उस फोकस को ब्रेथ पे ले जाना है। जब कभी भी आप ऐसे थॉट्स में खो जाएं, एक थर्ड पर्सन की तरह उस थॉट को ऑब्जर्व करें। ये थॉट आपकी माइंड की स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ी देर आता है, आप इसको फील करते हैं, और फिर एक दूसरा थॉट आ जाता है।
चलिए अब आपका फोकस बॉडी की सेंसेशंस पे ले जाते हैं। आपकी चेयर के कांटेक्ट से आपको प्रेशर, टेम्परेचर फील हो रहा होगा, तो अपना फोकस वहाँ ले जाइए। आपने अपने हाथ जहाँ रखे हुए हैं, अपना फोकस अब वहाँ ले जाइए। प्रेशर, टेम्परेचर फील कीजिए। अब उस मोमेंट को याद कीजिए जब आप बहुत ज़्यादा खुश थे। अब आप उस मोमेंट को वापस जी रहे हैं, ऐसा फील कीजिए। अगर आप किसी थॉट में खो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उस मोमेंट को याद कीजिए जब आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। इमेजिन कीजिए कि अब आप उस मोमेंट को वापस जी रहे हैं। उस मोमेंट को वापस फील करने की कोशिश कीजिए। अब अपना ध्यान वापस उस हैप्पी मोमेंट की तरफ ले जाइए जब आप बहुत खुश थे, और इमेजिन कीजिए कि अब आप उसी मोमेंट को जी रहे हैं। ये महसूस कीजिए कि इमोशंस के मास्टर आप हैं। आप इन इमोशंस को पैदा करते हैं। कोई भी इमोशन आपकी इच्छा से जन्म लेता है। एनवायरनमेंट उसका मास्टर नहीं है। कंट्रोल आपके हाथ में है।
अब अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाइए। तीन लंबी सांसें लें। बिना आंखें खोले अपने हैंड्स को रब कीजिए और अपना ध्यान हैंड्स की तरफ ले जाइए। अपने हाथों को अपने आँखों पर धीरे से लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। एक बोनस है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, आप उस पे जाके कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो और लोग इमोशनल इंटेलिजेंस, माइंड मैट्रिक्स से बाहर निकलना, प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंसी साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आप उस कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो और लोगों के साथ में ग्रो कर सकते हो और दूसरे लोगों की हेल्प भी कर सकते हो जब आप कुछ सीखते हो। ऑलराइट, तो आई होप अच्छा लगा आपको ये वीडियो। जल्दी मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। सी यू देन, बाय बाय।